हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। पहले तो दिल से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि 19 सितंबर के बाद मेरी कोई भी करंट और स्टैटिक की क्लास आप तक नहीं पहुँच पाई क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब था और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैं ताबड़तोड़ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इन 3-4 दिनों में जो मुझे लगा पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अगले साल गणतंत्र दिवस में कौन चीफ गेस्ट होगा, एशियन गेम्स का ध्वजवाहक कौन है, अनेक फेस्टिवल और यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण, अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो मैं 15 और 20 मिनट की वीडियो में आप तक पहुंचाने वाला हूं और मात्र 20 मिनट में आपको समग्र ज्ञान 4 दिनों का जो मिलेगा आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। पहली न्यूज आज की वो है, एशियाई खेल में भारत के ध्वजवाहक, एशिया जो गेम्स होने वाले हैं चीन में जो 19 नंबर के हैं, होंगझोउ एक शहर पड़ता है चीन में जहां पर एशियन गेम होने वाले हैं, उसके भारत के ध्वजवाहक के रूप में हरमनप्रीत, ये हॉकी टीम के कैप्टन हैं, और लवलीना बोरगोहने, ये हमारी बॉक्सर है, लवलीना बोरगोहने ये बॉक्सर हैं। ये दोनों के दोनों ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुए हैं 19 जो हमारे एशियन गेम होने वाले हैं होंगझोउ चीन में। इस एशियन गेम में टोटल 655 एथलीट भारत की ओर से गए हैं। पहली बार T20 मैचेस इसमें पार्टिसिपेट होगा, T20 क्रिकेट पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसमें स्पॉन्सर जो होगा, आयोजक करता अमूल है, अमूल स्पॉन्सर बन चुका है इसका। अगर एशियन गेम की बात करूं तो 1951 में सबसे पहले दिल्ली में एशियन गेम हुए थे और 2018 में इंडोनेशिया में हुए थे, 2023 में चीन में हुए थे, 2026 में जापान, 1951 दिल्ली, 2018 इंडोनेशिया, 2023 चीन और 2026 अगले साल कहां होंगे, अगली बार कहां होंगे, जापान में होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट लेकर आया हूं मैं, जैसे वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023, वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप हंगरी में हुई थी और इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, पहले भारतीय बन गए थे। अगला जो होगा 2025 में जापान में होगा एथलीट चैंपियनशिप। एशिया कप जो क्रिकेट का श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था, इस बार भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ था, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3रा संस्करण ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, पंजाब टॉप 1 में था। जबकि खेलो इंडिया जनजाति उत्सव जो था ये भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा में टॉप 1 में था। 37th नेशनल गेम 2023 जो है गोवा में होंगे, जबकि 36 पिछली बार 2022 में जो हुए थे नेशनल गेम वो गुजरात में हुए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये गेम्स हैं और यहां से ये पूछा जाता है कि या तो ये आएगा जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार कहां होंगे या किसने जीता, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, होयसला मंदिरों का जो समूह था उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और वो भी 42 नंबर का ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है यूनेस्को का। होयसला मंदिरों का एक समूह एक कर्नाटक में, ये 3 जगह, वेलूर जो भगवान विष्णु का मंदिर है वेलूर में, हैलीवुड में शिव का मंदिर है और सोमनाथपुरा में विष्णु का मंदिर है। इन 3 जगहों के मंदिर को एक साथ, ये तीनों की जगह मंदिर एक साथ कर्नाटक में स्थित है और तीनों को एक साथ 42वें विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। होयसला एक राजवंश था, एक ऐसा राजवंश जिसने कला के संरक्षण में बहुत काम किया और इसने जितने भी मंदिर बनाए राजवंश ने, इसने हाइब्रिड तथा वैशर कला शैली का प्रयोग किया। दोस्तों 2 कला शैली, एक नागर और एक द्रविड़, इन दोनों का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। दोस्तों उत्तर भारत में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है सबके सब नागर कला शैली में बने हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ कला शैली में बने हैं। जैसे आपने सुना होगा मथुरा कला शैली, गांधार कला शैली कनिष्क ने उनको विकसित किया था। और लेकिन उत्तर भारत में एक मंदिर है उत्तराखंड में, रघुनाथ मंदिर, एकमात्र मंदिर जो उत्तराखंड में है देवप्रयाग में, वो
नागर कला शैली में बने हैं। तो ये जो मंदिरों का समूह है न तो नागर में बना है न द्रविड़ में बना है। अब अगर मैं यूनेस्को की सूची में बात करूं तो अभी हाल ही में 41 नंबर में शांति निकेतन जो कलकत्ता में है, जिन्हें कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था 1901 में स्कूल के रूप में, 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में। तो शांति निकेतन जो था इसे भी 41वें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 40वें नंबर पे धौलावीरा, ये हड़प्पा कालीन स्थल था जो कि गुजरात में स्थित है, इसे 40वें नंबर विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया था। 39 नंबर पे रामप्पा मंदिर था तेलंगाना में। तो विश्व धरोहर सूची याद रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने कनाडा के राजनयिक को निरस्त कर दिया है। मतलब भारत में जो कनाडा का राजदूत पद था वो भारत ने निरस्त कर दिया है। और इस समय भारत में कनाडा के राजदूत थे, उनका नाम था कैमरून मैके। दोस्तों एक्चुअल में कनाडा में एक ऐसा गिरोह है जो कि खालिस्तान की मांग कर रहा है और जो कि भारत में हर प्रकार से विघटन की नीति बना रहा है। इसलिए अभी जब G20 सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आए थे, तो जस्टिन ट्रूडो और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जस्टिन ट्रूडो को चेतावनी भी दी थी कि हर हाल में खालिस्तानियों को वहां पर न पनाह दी जाए और उनको हर हाल में नियंत्रित किया जाए। लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो का रवैया सकारात्मक नहीं रहा तो पूरे विश्व में फजीहत हुई इनकी, और पूरे विश्व में फजीहत के साथ साथ भारत ने कनाडा से आने वाले जितने भी लोग, कनाडा के नागरिक अगर भारत आना चाहते हैं तो उनके पासपोर्ट और वीजा निरस्त कर दिए गए हैं। भारत ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। कनाडा जिसकी कैपिटल ओटावा है, जिसकी करेंसी डॉलर है, जिसके पीएम जस्टिन ट्रूडो, याद रखना, बहुत चर्चाओं में चल रहे हैं। और अभी आपने सुना होगा डैनियल मैकगेह, ये पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है, ये कनाडा की है, डैनियल मैकगेह। कनाडा मॉन्ट्रियल के लिए प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल, जहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 ओजोन कंजर्वेशन से संबंधित था, ओजोन संरक्षण से संबंधित था। मॉन्ट्रियल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट दो नदियों के बीच में है। एक नदी का नाम ओटावा, एक नदी का नाम लॉरेंस, और दो नदियों के बीच में स्थित है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि असम में है। लेकिन नदी द्वीपीय शहर की बात आएगा तो मॉन्ट्रियल की बात आती है। मॉन्ट्रियल अगर आएगा तो आपको वाडा याद रखना है, WADA, वाडा। वाडा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। वाडा बना था 1999 में। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि डोपिंग को रोकता है। पूरे विश्व में जितने भी खेल होते हैं उन खेलों में डोपिंग को रोकने का काम करता है वाडा, उसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। तो मॉन्ट्रियल याद रखना। एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना 1987, एक आपको मॉन्ट्रियल याद रखना है, वाडा का हेडक्वार्टर WADA, वाडा का हेडक्वार्टर। मॉन्ट्रियल याद रखना है, ओटावा लॉरेंस नदी के बीच में है और सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला ये हुआ है नोएडा में। अब कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट मेलों से संबंधित लगातार जितने में वीडियो मैंने बनाए हैं, क्लासेस ली है, उसमें लगातार मेलों से संबंधित मैंने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। और आज मैं और क्वेश्चन लेकर आया हूं, जैसे गंगा सागर मेला ये वेस्ट बंगाल में होता है, माघी मेला ये पंजाब में होता है, सूरजकुंड मेला ये हरियाणा में होता है, सरस मेला ये जम्मू कश्मीर में होता है, झींगा मेला ये पंजाब में होता है, लक्की मेला ये राजस्थान में होता है, दिव्य कला मेला ये भोपाल में होता है। अब नुआखाई मेला, क्योंकि अभी हुआ है, नुआखाई जो है ये उड़ीसा में एक प्रसिद्ध मेला है, जो कि चावल की जब नई फसल आती है उस नई फसल के टाइम पे ये आपका नुआखाई फेस्टिवल, जैसे उत्तराखंड में हरेला त्योहार मनाया जाता है, वो भी नई फसलों का जब बीज अंकुरित होता है तो उत्तराखंड में हरेला है, जबकि नुआखाई यहाँ पर उड़ीसा में। तो नुआखाई, छाऊ, बाली जात्रा, बुईता बंदना, नुआखाई, छाऊ, बाली जात्रा, बुईता बंदना, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट मेले हैं उड़ीसा में। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में,
बंगला 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 फेस्टिवल मेघालय में, और संगाई फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव, मोस्ट टूरिज्म विलेज इन इंडिया, सबसे अच्छा जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है ये किरोटेश्वरी। किरोटेश्वरी एक जगह पड़ता है वेस्ट बंगाल में, मंदिर है वहां पर। उस गांव को अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में भारत सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था। देखो दोस्तों, वेस्ट बंगाल अभी चर्चा में चला था कि वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन, और शांति निकेतन अभी 41वां यूनेस्को की सूची में शामिल। अब कुछ गांवों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते मैं लेकर आया हूं। देखो, पहला गांव, भारत का पहला गांव है माणा गांव, ये उत्तराखंड में पड़ता है। सोलर गांव, सौर ऊर्जा से संचालित गांव है मुंडेरा, मुंडेरा गांव पड़ता है गुजरात में। पहला संशोधन जैव गांव, बायो विलेज, यह आपका त्रिपुरा में स्थापित होगा। हर घर आरओ का पानी वाला गांव भारतोल गांव, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जम्मू कश्मीर का दूध गांव, मिल्क विलेज, इसे जैरी गांव इसका नाम। कार्बन न्यूट्रल गांव, कार्बन न्यूट्रल गांव जो है ये पल्ली गांव में है, जम्मू कश्मीर पल्ली गांव। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉर्मन ई बैरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन ई बैरलॉग बहुत बड़ा नाम, जिन्हें 1970 में नोबेल प्राइज मिला था। कृषि के लिए काम करने वाले व्यक्ति, पर्यावरण के लिए काम करने वाले व्यक्ति, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, अमेरिका से संबंधित ये व्यक्ति। अब इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है, और इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है, और ये इस बार दिया गया है स्वाति नायक को। स्वाति नायक जो है वो एक वैज्ञानिक है, और स्वाति नायक वैज्ञानिक है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है, लॉन्स बानोस नामक स्थान पर है। तो वहां की वैज्ञानिक है स्वाति नायक, उसे मिला है नॉर्मन ई बैरलॉग अवार्ड। नॉर्मन ई बैरलॉग जो है इन्हें विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर भी कहते हैं, हरित क्रांति के पितामह कहा जाता है इनको। और अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के पितामह एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। 1966 से 1967 में भारत में हरित क्रांति आई थी, जिसके अंतर्गत गेहूं की फसलों की पैदावार बढ़ाई गई थी। गेहूं का बीज लाया गया था जिसका नाम था मैक्सिकंद गेहूं का बीज। वीजे खुश ने उसकी खोज करी थी, और वो गेहूं का बीज लाया गया था, और भारत में एक नया रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। और वो साल ऐसा रहा जबकि 200 गुना अधिक जो है हरित क्रांति में गेहूं की फसलें ज्यादा हुई, गेहूं अनाज जो ज्यादा बढ़ा। लेकिन तिलहन को बहुत हानि हुई। जब हरित क्रांति भारत में आया तो तिलहन बहुत ज्यादा हानि में गया। अगर मैं बात करूं गेहूं में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये वो राज्य हैं जहां गेहूं भारी मात्रा में होता है। और अगर मैं चावल की बात करूं तो चावल आपका वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ में ज्यादा मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा गेहूं आपका उत्तर प्रदेश में होता है और प्रति हेक्टेयर पंजाब, जबकि चावल वेस्ट बंगाल में होता है पर हेक्टेयर में छत्तीसगढ़। दोस्तों, तो ये आपका जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, एमएस स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बैरलॉग को 1970 में नोबेल मिला था, और उन्हीं के नाम से अगर मैं बात करूं भारत में चावल अनुसंधान संस्थान, तो भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कटक है। कटक जो है ये महानदी के तट पर है, उड़ीसा, और कटक में बारावती क्रिकेट स्टेडियम भी है। कटक जो है बारावती क्रिकेट स्टेडियम के लिए फेमस है। कटक जो है आपका चावल अनुसंधान संस्थान है। चावल जो है जैसे मैंने आपको बताया खरीफ की एक फसल है चावल, और जो कि आपका सर्वाधिक चावल जो है वेस्ट बंगाल, पर हेक्टेयर में आपका सबसे ज्यादा पंजाब में होता है, और छत्तीसगढ़ में होता है। तो ये है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये। अब चलते हैं अगले न्यूज की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो पुरुषों का 2024 में होने वाला है, वो ये वेस्ट इंडीज और यूएसए अमेरिका में इसका आयोजन होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और सुनने में आ रहा है कि न्यूयॉर्क शहर में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान अगले साल 2024 में। दोस्तों पिछले साल 2022 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था।
हमने भी एक बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है और ये 9th नंबर का T20 वर्ल्ड कप होगा। हमने पहली बार जो 2007 में था वो जीता था। अगर मैं कुछ क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट बताऊं, देवधर ट्रॉफी जो है 2023 में साउथ जोन ने ईस्ट जोन को हराया। दलीप ट्रॉफी जो है साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हराया। रणजी ट्रॉफी जो है सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया। ईरानी ट्रॉफी जो है शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराया। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात को हराया और WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है भारत अक्टूबर में, 5 अक्टूबर से शुरुआत होने वाला है आईसीसी वर्ल्ड कप की। और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन लेकर आया हूं। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इन इंडिया, ये भारत में टोटल 18 ऐसे क्षेत्र हैं जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब दोस्तों पहले प्रश्न ये बनता है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैव मंडल मतलब होता है जहां पर जीव रहते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे पक्षियां हो, चाहे जानवर हो, जिनमें जीवन होता है उसे जैव मंडल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से एरिया बटा हुआ होता है। तो जो सबसे बीच वाला भाग होता है, इस वाले एरिया में चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, पेड़ पौधे पक्षियां, ये सब जो एरिया होता है ये पूरा पूरा रिजर्व होता है। और यहां पर जितने भी जीव होते हैं, न यहां कोई जा सकता है, न किसी प्रकार की आवाजाही यहां कोई व्यक्ति कर सकता है। इस एरिया को कहते हैं हॉट स्पॉट। ये होता है हॉट स्पॉट जो पूरा रिजर्व होता है। और फिर इसके बाद इसका जो दूसरा फेस होता है इधर, ये इनकी सिक्योरिटी के लिए होता है। तो ये पूरा एरिया जो होता है इसे कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मतलब यहां कोई नहीं जा सकता है, ये पूरे जीवों के लिए, चाहे वहां पेड़ पौधे हो, पक्षियां हो। जैसे एक होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है, जहां पर एक जीव का प्रोटेक्शन हो, जिस एरिया में केवल एक जीव का प्रोटेक्शन हो। अगला होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या होता है, उसमें वन में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण होता है। जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, केवल जैव मंडल में जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे पक्षियां, सबका संरक्षण इसमें होता है। भारत में टोटल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। सबसे पहला नीलगिरी, जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, केरल में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। नीलगिरी जो है 1986 में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 1988 सेकंड। नाकरेक जो है मेघालय में है, बहुत फेमस। शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी नाकरेक, इसी में मासिनराम चेरापूंजी स्थित है। ये 1988 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा इसे मिला था। गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में है, ये भी 1989 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना था और ये सबसे बड़ा है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल, और ये आपका 1989 में ये भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मानस जो है ये भी असम में स्थित है, ये भी 1989 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार में स्थित है, ये भी 1989 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये 1994 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। डिब्रू सिकोवा असम में है, ये 1997 में से दर्जा दिया गया था। दिहांग दिवांग अरुणाचल में है, 1999 में से दर्जा दिया गया था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 1999 में से दर्जा दिया गया था। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2000 में से दर्जा दिया गया था। अगस्ता मलाई तमिलनाडु और केरल में पड़ता है, ये 2001 में से दर्जा दिया गया था। अचानक मार जिसे अमरकंटक कहते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है, 2005 में इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। और अमरकंटक से निकलती कौन सी नदी, नर्मदा। अगला है कच्छ कारण, 2008 गुजरात में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश 2009। शेषाचलम आंध्र प्रदेश 2010, शेषाचलम। पन्ना 2011 में मध्य प्रदेश, जो भारत का 18वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब समझते हैं दोस्तों वो कौन कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं
जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। मैं इसी वजह से इसको लेकर आया हूं क्योंकि आजकल यूनेस्को बहुत ज्यादा चर्चाओं में, जब से भारत में नए नए साइट जो यूनेस्को में शामिल हुए हैं, 42 टोटल साइट अभी यूनेस्को में शामिल हुए हैं, तो इसीलिए मैं अब कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आगे चलकर आपको बताऊंगा, एक नई क्लास लूंगा। लेकिन अभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो 12 हैं, 12 हैं, कब हुए थे शामिल, अब चलते हैं कि कौन कौन से यूनेस्को में शामिल हुए हैं। अब दोस्तों, भारत के टोटल 12 ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द यूनेस्को, 12 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इंक्लूडेड, जिसमें अब मेरे साथ साथ बोलेंगे दोस्तों, मेरे साथ साथ बोलेंगे। सबसे पहले नीलगिरी 2000 में शामिल हुआ था और नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार 2001 में शामिल हुआ था, तमिलनाडु में है। सुंदरवन जो है डेल्टा 2001 में शामिल हुआ था, ये आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। नंदा देवी 2004 में शामिल हुआ था, उत्तराखंड। नौकरेक जो है मेघालय में है और ये 2009 में शामिल हुआ था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 2009 में शामिल हुआ था। अमरकंटक या अचानक मार ये 2012 में शामिल हुआ था और ये मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर स्थित है। ग्रेट निकोबार 2013 में, अंडमान निकोबार याद रखना। अगस्ता मलाई ये 2016 में और ये तमिलनाडु प्लस केरल दोनों जगह में आता अगस्ता मलाई। कंचनजंगा 2018 में, ये पड़ता है आपका सिक्किम में। और पन्ना मध्य प्रदेश में, ये आपका 2020 में। तो टोटल 12 जो हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं यूनेस्को साइट में शामिल है। 18 में से 12 और 12 में जो पहला है नीलगिरी और जो 12वां है वो पन्ना। तो दोस्तों, ये ताबड़तोड़ आज के क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी मेरी मेहनत। और अगर पसंद आई है तो दोस्तों, मैं आपसे केवल एक ही उम्मीद रखता हूं कि अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थोड़ा सा जिस तरह से आप सहयोग करते हैं वो तो मैं जितनी भी प्रशंसा करूं आपकी, क्योंकि मेरे को एक सपोर्ट मिलता है आपके, जो मुझे जिस तरह से आप समर्थन कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करने की अंदर एक जुनून पैदा होता है। दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको निःशुल्क YouTube के माध्यम से हर प्रकार से ऐसे नोट्स प्रोवाइड करवाऊं ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सको, उस तबके के व्यक्ति तक जो गरीब बच्चे हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक मैं निःशुल्क पढ़ा सकूं। इसीलिए मैंने 2 सीरीज में चला रहा हूं, 3 सीरीज इस समय चल रहे हैं। एक करंट स्टैटिक की चल रही है, एक जीरो से पीसीएस अधिकारी बनने का जो सपना है, जीएस एक स्पेशल सीरीज चल रही है, और तीसरी सीरीज हिंदी की चल रही है। तो मेरा उद्देश्य हर तबके के व्यक्ति तक ज्ञान पहुंचाना है। और अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत ठीक है, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, और आपको लगता है कि ये जितना भी मैंने पढ़ा है एग्जाम ओरिएंटेड है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा और सपोर्ट करना और बहुत अच्छे से मेहनत करो, मन लगाकर मेहनत करो, जितना हो सकता है पूरा दम लगाओ। मैं आपके हमेशा साथ हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड।